गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने हाइड्रोकार्बन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का टॉपिक पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम स्टार्ट किए थे उसके एल्काइन के बाद में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारा चैप्टर था बेंजीन का। और उस बेंजीन के चैप्टर को भी हमने ऑलमोस्ट उस चैप्टर को एंडिंग पे ले आए थे और रिएक्शन सारी वहां पे कंप्लीट हो चुकी है। सारा जो उसमें बताना था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आज जो हम आए हैं इस लेक्चर के साथ में वो केवल हमारा पर्पस रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा हम करेंगे और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी स्पेशली दो रिएक्शंस के लिए मैं आया हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो जब भी जेई ने सवाल किया है तो एरोमेटिक सिस्टम से हमेशा 2 से 3 सवाल बोलिएगा। आप हमेशा देखें जेई का और नीट का पेपर उठा है, नीट में तो 4 सवाल एरोमेटिक कंपाउंड से आते हैं, ठीक है। आप कोई पेपर उठा ले एरोमेटिक सिस्टम से रिलेटेड 3 से 4 सवाल आपको जेई में 2 से 3 सवाल जेई में मिल जाएंगे और 3 से 4 सवाल आपको नीट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक सिस्टम को पढ़ना बड़ा जरूरी है। और उन एरोमेटिक सिस्टम का केवल अभी तो हम केवल 10% पढ़े हैं बेंजीन का। बाकी अभी बचा हुआ जो पोर्शन है वो एराइड का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम जब फिनोल में जाएंगे, फिनोल के बाद में जब एनिलीन पढ़ेंगे, टोलुइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब बाद की बातें रहेगी, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन भी हमारे सिलेबस में है, वो हमें पढ़ना है, लेकिन वो सारे 12th में। अभी तो हम केवल इसका 10% हिस्सा ही पढ़े, लगभग 10% हिस्सा, ठीक है ना, बेंजीन का जो रहेगा। तो अभी हमने एक सवाल किया है, एक सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, बड़ा अच्छा सवाल है। आप देखें कि अगर बेंजीन की रिएक्शन, आप प्लीज फोकस रहें इस लेक्चर में क्योंकि ये बहुत ही काम का लेक्चर हो सकता है। 1 2 3 4 5 देन 6 यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे एक Cl है। क्या हो अगर इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस, क्या हो अगर इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से करे? क्या ये एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन है? देखो पहली बार फ्रीडल क्राफ्ट साहब ने ये बताया था, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं एक्चुअली, फ्रीडल और क्राफ्ट साहब, ठीक है। इन्होंने ये पहली बार बताया था कि बेंजीन पे कार्बन को कैसे ऐड किया जा सकता है। अगर आपको बेंजीन पे कोई हैलोजन ऐड करना है तो आपके पास में हैलोजिनेशन का मेथड है। अगर आपको बेंजीन पे कोई NO2 ग्रुप ऐड करना है तो नाइट्रेशन का रिएजेंट है या नाइट्रेशन का मेथड हो सकता है। अगर आपको बेंजीन पे SO3H जोड़ना है तो सल्फोनेशन है, ठीक है। अच्छा बेंजीन पे NH2 को जोड़ना है तो एनिलीन बनाना है तो बेंजीन से, तो उसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है आपके पास, समझ गए। बेंजीन पे अगर आपको NH2 जोड़ना है तो डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, पहले आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा नाइट्रेशन करके, उसके बाद में उसका रिडक्शन करके NH2 में जाता है वो NO2, ठीक है। तो वो सब हम 12th में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, लेकिन अभी हमारा मकसद ये है कि अगर बेंजीन पे कार्बन को जोड़ना है तो कार्बन को जोड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस सवाल में आप देखें कि ये एल्काइल हैलाइड है तो सीधी सी बात है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रहा होगा। और अगर इसी की रिएक्शन किसी एसिड हैलाइड से होती तो उस केस में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाता। तो AlCl3 क्या होता है? क्या ये एक लुईस एसिड होता है? AlCl3 एक लुईस एसिड है और ये लुईस एसिड क्या करता है? Cl- को ट्रैप करता है और जैसे ही Cl- को ट्रैप करेगा, जैसे ही Cl- को ट्रैप करेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन जाएगा। और क्या वही कार्बोकैटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम भी करेगा? यस। तो यहाँ जो कार्बोकैटाइन बनने वाला है ये कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल भी रहेगा और वही इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन के कार्बन पे अटैक करने वाला है, ठीक है। और जिस कार्बन पे बेंजीन के जिस कार्बन पे अटैक करता है उस कार्बन की हाइड्रोजन को आप शो कर दें, उसको प्रदर्शित कर दें। और आप देखें कि ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर की तरफ ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव इस कार्बोकैटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी? यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। क्या यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज उधर वाला। और इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है जो कि पहले से ही पड़ा हुआ है और इस कार्बन से सीधा जुड़ेगा ये वाला कार्बन और इस कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ तो इस कार्बन से एक मिथाइल हो गया। फिर इस कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन है तो इस कार्बन से 1
2 3 और ये 4 कार्बन हो गए। और आप देखिए कि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक Cl ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे ये एक Cl ग्रुप हो गया। क्लियर? तो ये इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है। ये इंटरमीडिएट यहाँ बनता है जिसको आपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोला है, रेजोनेंस स्टेबल है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखें कि फर्स्ट स्टेट में जो AlCl3 होता है ये स्लो स्टेट भी है, और फर्स्ट स्टेट में जो AlCl3 है ये लुईस एसिड है। और ये जो लुईस एसिड होता है ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर भी होता है। तो जैसे इसने AlCl3 ने Cl- को लिया तो यहाँ पे क्या बनाया, AlCl4-, ठीक है। तो AlCl3 ने Cl- को लेके यहाँ पे क्या बना दिया है, AlCl4 देन माइनस, इस कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आप देखिए कि अब ये जो AlCl4- है, ये AlCl4- यहाँ से इस H+ को ट्रैप करके HCl बाहर कर देगा, और HCl के साथ में AlCl3 भी बाहर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिस्टम बन जाएगा, और इस तरह का एक नया कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का बन गया भाई, बोलो। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl। क्लियर है भाई? कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाना है, एरोमेटिक सिस्टम वापस बन जाना है, और ये जो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, HCl बाहर हो गया, और Cl- निकलने के बाद में यहाँ वापस से AlCl3 बन, ठीक। और अब क्या हो अगर इसकी रिएक्शन वापस से AlCl3 से करवा दिया जाए, क्या हो अगर इसकी रिएक्शन फिर से AlCl3 से करवा दिया जाए, तो यहाँ पे क्या ये Cl- फिर से निकालेगा, और जैसे ही ये Cl- को निकालेगा तो क्या फिर से यहाँ कार्बोकेटाइन बनने वाला है। यानी इस बार का जो सिचुएशन बना है वो इस तरह का बना है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये सिचुएशन है कुछ इस तरह का। क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन चुका है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है ना, सही, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन चुका है साहब, यहाँ पे ये बन चुका है कुछ इस तरह का, क्लियर। और अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, और याद करें अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल भी है और उसी कंपाउंड में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल भी है तो वो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है, उसको इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि जब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे ऐड हो चुका है, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसी का इंट्रा इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो वो हमेशा 1-2 एडिशन करता है। अगर ये पहला जो इलेक्ट्रोफाइल था वो अगर इस कार्बन पे आया है, ये कार्बन नंबर 1 था, तो मैं कहूंगा कि अगर अब कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो इंटरनल भी होना चाहिए, तो वो इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल हमेशा 1-2 पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, बशर्ते कि वो क्या होना चाहिए, इंटर, मतलब खुद का ही इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। बाहर से कोई आएगा तो वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा साहब, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन आप देखिए कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने की 2 पॉसिबिलिटीज है आपके पास में। एक आप इधर की तरफ ब्रेक करें, एक आप इधर की तरफ ब्रेक करें। अगर आपने ऊपर इधर ब्रेक किया है तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, नेगेटिव यहाँ बनेगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ये नया बॉन्ड बनता है ये वाला, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। लेकिन अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक ना करके इधर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव का नया बॉन्ड बन जाएगा। और अब की बार कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और आप ये देखें कि कौन सी रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल है, 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है या 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल। तो आप कहोगे कि सर 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, और 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का नया बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आने वाला था उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन मैंने शो कर दिया है। और अब क्या होगा साहब, और यहां से AlCl3 ने Cl- को लेके क्या बना लिया था, AlCl4-, ये बना के बाहर हो गया था। और अब यहीं पे जो AlCl4- है, जो AlCl4- है, ये क्या करेगा, ये यहां से H+ को वापस से ट्रैप करेगा,
और HCl बाहर कर देगा और फाइनली यहाँ पे AlCl3 भी बाहर हो जाएगा और ये वापस से सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड देन डबल। तो ये इस तरह का ही कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इसका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, वो फाइनल करेक्ट आंसर इसका ये है। क्लियर है? एक रिएक्शन और बताऊंगा भाई आपको यहीं पे कि अगर इसकी रिएक्शन, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन सेलेनियम के साथ में अगर इसको हीट कर दे, ठीक है, या पैलेडिनम के साथ में इसको हीट कर दे, या पैलेडिनम के साथ में चारकोल ले ले और इसको हीट कर दे, तो उस केस में क्या होता है कि रिएक्शन क्या है, पहले ये सुनो, पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से -2H2 जो है वो आउट होगा। रिएक्शन क्या है कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग से कोई नॉन एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ है, अगर कोई एरोमेटिक रिंग से कोई नॉन एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ है और उसकी रिएक्शन अगर सेलेनियम से हीट करें या पैलेडिनम चारकोल से हीट करें या केवल पैलेडिनम से भी हीट करें, तो क्या होता है, वो जो नॉन एरोमेटिक सिस्टम है वो भी एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह की रिएक्शन होती है? डीहाइड्रोजनेशन। H2 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और तब तक निकलते रहेंगे जब तक कि वो सिस्टम एरोमेटिक नहीं हो जाता। शर्त ये है कि ये रिएक्शन केवल तभी होती है जब कोई एरोमेटिक रिंग से कोई नॉन एरोमेटिक रिंग जुड़ी हो, चाहे वो क्यूमुलेटिव मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जुड़ी हो या फ्यूज्ड मैनर में जुड़ी हो, किसी भी मैनर में जुड़ी हो। शर्त ये है कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग से कोई नॉन एरोमेटिक रिंग कनेक्ट है, अगर कोई एरोमेटिक रिंग से कोई नॉन एरोमेटिक रिंग कनेक्ट है, तो जो नॉन एरोमेटिक है वो डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के थ्रू वो भी एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। शर्त ये है कि वो एरोमेटिक भी होना चाहिए और एक कंडीशन ये है कि वो एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करता हूं उसके। एग्जांपल ये है कि अगर मान लो बेंजीन की रिएक्शन, मतलब बेंजीन की नहीं, सॉरी, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर आपने सेलेनियम से हीट किया है, तो क्या ये डीहाइड्रोजनेशन के थ्रू ये भी एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो। अगर एक एग्जांपल और ले, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन नहीं, सॉरी, अगर मैं कहूं कि कोई इस तरह का कंपाउंड है और इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करवाना है सेलेनियम के साथ में हीट करना है, या पैलेडिनम के साथ में या पैलेडिनम चारकोल के साथ में हीट करना है, ठीक है। ये एक्चुअली डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक रिंग है, आई एम सॉरी, ठीक है ना, प्लीज करेक्ट इट, मैंने गलती कर दी भाई यहाँ पे, ठीक है ना। ये केवल साइक्लोहेक्साइल रिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो एरोमेटिक होने वाला है। तो यहाँ पे 3H2 बाहर हो जाए और 3H2 बाहर होने के बाद में ये जो नॉन एरोमेटिक रिंग है ये भी एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर क्या हो, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर कोई इस तरह का यौगिक है और इसकी रिएक्शन अगर आप सेलेनियम से हीट कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो मैं कहूंगा कि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों साहब? क्योंकि मैंने कहा है कि डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होने के लिए जो नया कंपाउंड बनता है, जो नॉन एरोमेटिक रिंग होती है, वो एरोमेटिसिटी में आना आवश्यक है, ठीक है ना। उसका एरोमेटिसिटी आना, उस रिंग का जो नॉन एरोमेटिक है, जो एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट है, ठीक है ना, उस नॉन एरोमेटिक रिंग का एरोमेटिक होना ये भी एक आवश्यक शर्त होती है इसमें, जो कि यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं और ये sp3 कार्बन और हमेशा sp3 रहने वाला है, तो ये वाली जो रिंग है वो एरोमेटिक सिस्टम में जा नहीं सकती, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो सवाल है ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से रिलेटेड। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से रिलेटेड। क्या मैंने आपको ये बताया था कि जो सक्सिनिक एनहाइड्राइड होता है,
सक्सिनिक एनहाइड्राइड जो होता है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड भी एक एसाइलियम कैटाइन बनाना पॉसिबल होता है इससे भी। अगर इसकी रिएक्शन आपने AlCl3 से किया है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद में यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ऑक्सीजन से यहाँ पे कौन कनेक्ट हो गया, AlCl3 माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और फिर ये कोई एक बॉन्ड ब्रेक करके इस तरह का एक नया कंपाउंड बनाता है O then AlCl3, ठीक है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन जाता है कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है एसाइलियम कार्बोकेटाइन। और अगर इस कंपाउंड को H+ दे दिया जाए तो ये AlCl3 और OH बना के रखता है, ठीक है। अब हम एक सवाल करते हैं, सवाल ये है कि अगर बेंजीन की रिएक्शन, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से करें, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम सक्सिनिक एनहाइड्राइड से करें, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम सक्सिनिक एनहाइड्राइड से करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, AlCl3 की उपस्थिति में हमें ये रिएक्शन करवाना है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले आप देखिए कि ये जो रिएक्शन सक्सिनिक एनहाइड्राइड है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड AlCl3 से रिएक्शन करके पहले एसाइलियम आयन बनाता है और यही एसाइलियम आयन जो होता है वो बेंजीन पे रिएक्शन करता है। तो वो एसाइलियम आयन कैसे बनाता है, पहले मैं बता रहा हूं कि इन दोनों की रिएक्शन से जो एसाइलियम आयन बना है वो किस तरह का बना है। तो वो वाला कैटाइन मैं यहां लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, देन ये O और AlCl3 माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी करेंगे और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो क्या होगा साहब, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ नेगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है उस कार्बन का हाइड्रोजन अब्सॉर्ब कर, और अब ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव बनेगा वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और डोनेट करके खुद से जोड़ लेगा। तो क्या इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा, आप देखें कि यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज है, ठीक है, और यहाँ पे एक बन चुका है नया कार्बोकेटाइन और इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है ना सही पहले से, और आप देखेंगे इस कार्बन से सीधा जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन जुड़ेगा तो इस बेंजीन वाले कार्बन से सीधा जुड़ गया C डबल बॉन्ड O, सबसे पहले ये जुड़ गया, फिर इस C डबल बॉन्ड से एक और दो कार्बन जुड़े हुए तो एक और ये दो कार्बन जुड़ गए, ठीक है, फिर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, तो फिर जुड़ा हुआ है दो कार्बन के बाद में ये C डबल बॉन्ड O, देन जुड़ा हुआ है O AlCl3 माइनस, फिर जुड़ा हुआ है O देन AlCl3 और माइनस, क्लियर। और अब यहां से ये H+ का लॉस करना है और जैसे ही इसको H+ मिलता है तो AlCl3 बाहर हो जाता है और यहाँ OH बन जाता है, ये H+ यहां आ जाता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, फाइनली यहाँ पे बना कि ये जो नॉन एरोमेटिक सिस्टम था ये एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन दो कार्बन और यहाँ पे बन चुका है C डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है, और माइनस AlCl3। और अब ये जो कंपाउंड है, ये क्या करेगा, अगर इसकी रिएक्शन SOCl2 से की जाए, देखो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से होती है तो जो OH होता है ना वो Cl में रिप्लेस हो जाता है, चाहे ये रिएक्शन अल्कोहल की भी क्यों ना हो, OH का काम होता है, मतलब OH को Cl में रिप्लेस करने का काम करता है। अगर मैं कहूं कि अल्कोहल की रिएक्शन आपने SOCl2 से किया है तो क्या बनेगा, तो बनेगा RCl, और अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए RC डबल बॉन्ड OH, देन इसकी रिएक्शन SOCl2 से की जाए तो यहाँ पे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O देन Cl, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो SOCl2 होता है ना वो OH को Cl में रिप्लेस करने का काम करता है, चाहे वो अल्कोहल का OH हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। SOCl2 का काम क्या होता है, SOCl2 का रोल ये होता है कि जो OH ग्रुप होता है उसको Cl ग्रुप में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि वो अलग से डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि अब ये जो कंपाउंड है SOCl2 से अगर रिएक्शन हो, ये देखो अपना प्रोडक्ट यहां कंप्लीट हो चुका है, जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन ली थी उस रिएक्शन का प्रोडक्ट यहां तक बन चुका है।
अब ये कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जो मैं आपसे आगे और पूछ रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन SOCl2 से की जाए तो क्या ये जो नया कंपाउंड बनने वाला है, क्या ये कंपाउंड इस तरह का बनने वाला है। आप देखें कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड को और यहाँ पे आ जाएगा Cl और ये C डबल बॉन्ड को एज इट इज बना हुआ है। यानी सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में सक्सिनिक एनहाइड्राइड से करवाया तो ये प्रोडक्ट। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी रिएक्शन अगर आपने SOCl2 से करा दिया तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर अब आगे इसकी रिएक्शन फिर से मैं कहूं कि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करो तो क्या यहां से Cl माइनस को ट्रैप करने वाला, और जैसे ही Cl माइनस को ट्रैप करेगा तो फाइनली यहां पे एक नया कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम भी करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O प्लस और यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। और अब यहाँ पे ये जो इंटरनल एसाइलियम आयन बना है, फिर से एसाइलियम आयन बन चुका है C प्लस और डबल बॉन्ड O, फिर से एसाइलियम आयन बना है और अब ये इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल फिर से बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। लेकिन मैंने बताया था कि सिस्टम जब रिंग क्लोजर करना होता है तो 1 2 जो पोजीशन होती है वहीं पे शिफ्ट करवाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ नेगेटिव बनाओगे तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ नेगेटिव बनाओगे तो 6 मेंबर रिंग बनेगी, और 6 मेंबर रिंग इज हाईली स्टेबल देन कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग, ठीक है, क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है और साइक्लोहेक्सेन में मतलब 6 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेंथ कम है और 5 मेंबर की जो रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा ताकि 6 मेंबर रिंग बने और यहाँ एक कार्बोकेटाइन बनने वाला है। तो यहाँ पे ये जो नया कंपाउंड बनने वाला है ये बनने वाला है कुछ इस तरह का। क्या यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है और क्या इन दोनों कार्बनों का नया बॉन्ड बन चुका है, आप देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव का नया बॉन्ड है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी था, ठीक है ना। आई एम सॉरी, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं था क्योंकि इसकी तो 4 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था क्योंकि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आता है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है उस कार्बन पे हाइड्रोजन को शो कर दिया जाता है जनरली। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये वापस से H+ निकल जाएगा और H+ के आउट होने के बाद जो नया सिस्टम बना है ये नया सिस्टम कुछ इस तरह का होगा। आप देखें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O भी था और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O ये एज इट इज पड़े हुए हैं और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वापस आ चुका है और ये इस तरह का एक कंपाउंड बन चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या हो अगर इसकी रिएक्शन ZnHgHcl से की जाए, ZnHgHcl से की जाए या फिर इसकी रिएक्शन NH2NH2OH- से की जाए, NH2NH2OH- से की जाए। अगर इसकी रिएक्शन ZnHgHcl से की जाए या NH2NH2OH- से की जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ZnHgHcl के साथ में क्लेमेंशन रिएक्शन है और यहाँ पे वॉल्केशनल रिएक्शन है। दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम ये होता है कि C डबल बॉन्ड ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना, C डबल बॉन्ड ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना। इस रिएक्शन का यूज हमने N प्रोपाइल बेंजीन बनाने में भी लिया था, याद है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा इस तरह का एक कंपाउंड और ये हो गया इस तरह का, क्लियर। और अगर हमने आपसे कहूं क्या हो अगर इसकी रिएक्शन आपने सेलेनियम से हीट किया है या पैलेडियम चारकोल से इसको हीट किया है या केवल पैलेडियम से हीट किया, तो क्या जो एरोमेटिक रिंग से नॉन एरोमेटिक रिंग कनेक्ट है क्या वो भी एक एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा, क्या वो भी रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, बोलो। तो अगर हम बात करें इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो हम कहेंगे कि बेंजीन की रिएक्शन जब सक्सिनिक एनहाइड्राइड से की गई, बेंजीन की रिएक्शन जब सक्सिनिक एनहाइड्राइड से की गई और इस सीक्वेंस में की गई, क्या कि सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया, एनहाइड्रस AlCl3। सेकंड जो रिएजेंट लिया गया वो क्या लिया गया, SOCl2 लिया गया। थर्ड रिएजेंट क्या लिया गया, थर्ड रिएजेंट फिर से एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया। फोर्थ रिएजेंट क्या था, फोर्थ रिएजेंट था कि ZnHgHcl यूज कर लो। ZnHgHcl भी हो सकता है और NH2NH2OH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। और लास्ट जो मेथड था वो था सेलेनियम के साथ में हीट। तो इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में अगर बेंजीन की रिएक्शन की जाए तो
उस केस में यहाँ पे जस्ट एक और बेंजीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, समझ लो, यानी जस्ट एक बेंजीन और यहाँ पे जुड़ जाती है, तो इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ बनता है। तो ये सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली, ठीक है। तो आप देखें इसको, और अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरे डिटेल से हमने किया है। और अब हम लास्ट लेक्चर में मतलब जो हमने पढ़ा है इसको आप एक बार फिर से देखें, इन क्वेश्चंस को आप घर पे खुद से ट्राई करें, ठीक है। और अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना वो होगा, जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है ना, पर्यावरण के बारे में हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, टाटा बाय।